है ना, बता दो मुझे। वॉइस क्लियर, ऑडिबल इनफ, सब कुछ परफेक्ट। हाँ जी सर। ठीक है, ग्रेट। मैं हूँ वैसे आगरा में, ठीक है, रास्ते में क्या है ना, अम्मा जी को लेके आया हूँ साथ में। अम्मा जी का है कि पता नहीं मैं अगली बार कब आ पाऊंगी, आ भी पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी, जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी, तो भाई ठीक है घूम लो, मसला घूमने जाती हैं वो। ठीक है, तो हाँ नहीं तुमको आने की जरूरत नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्लास आगे मिस नहीं होने वाली है, ठीक है चलिए। सो हम पढ़ रहे थे भाई साहब बिल हमारे कौन कौन से होते हैं, कैसे पास होते हैं। जल्दी से आई वांट कि कोई प्यारा बालक है ना, समझदार बालक रोहन प्रधान जी की तरह अनम्यूट करें जरा। रोहन जी, रोहन जी कृपया अनम्यूट करें सर, और हमें पथ प्रदर्शित करें। रोहन जी अनम्यूट प्लीज सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कहाँ से हैं सर? मैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, जी सर। ग्रेट, वेस्ट बंगाल, ग्रेट, जी सर। ग्रेट। तो आई कंफर्टेबल हिंदी अच्छी सर होगी ऑब्वियसली। नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा ओके ओके ओके, क्या समझ में आ रहा है ना मैं बोल रहा हूँ? सर आता है, ओके, आता है। ग्रेट यार, ग्रेट। सो हाउ से पढ़ाई कैसे हो रही है? सर पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, फीबस कॉलेज का पेपर फिनिश हुआ है, इसलिए बोल रहा था, वही सब देख रहा था। हम्म, अच्छा ओके। सो ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा क्या? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, पहले 2 बार तो सेल्फ स्टडी से किया था, वो तो बस मैं वो पेपर पैटर्न पूछने के लिए किया था। तो इस बार क्या लग रहा हो जाएगा? इस बार तो सर हो जाएगा लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश में भी मैं पीवाईक्यू हमेशा संडे जो इवनिंग का स्लॉट है मैंने वो इंग्लिश के लिए रखा है ना, तो उस पर हम्म, लगभग 80 85 79 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। और पीवाईक्यू जो हम्म, आपने बोला है ना, प्रीवियस ईयर का साइंस का 30 क्वेश्चन निकाल लेता हूं, उधर भी 15 टू 25 के अंदर में आता है मार्क्स। लास्ट टेस्ट में। रात के टेस्ट में होता है, कभी-कभार तो ये हम लोग जल्दी सोते हैं ना सर, तो हाँ हाँ, क्योंकि मैं वो क्या बोलता है इसके समय ही सो जाता हूँ क्लास के बीच में ही, पर फिर भी उठ के सुबह कंप्लीट कर लेता हूँ क्लास। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो हम ठीक है। लोग तो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं ना सुबह, हाँ हाँ, तो ग्रेट यार, इसलिए। ग्रेट। गुड टू नो। एनी हेल्प आप चाहते हो मेरे साइड से, मैं कुछ और इंप्रूव कर पाऊँ, राइट, तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। जी, ठीक है कोई सर। सजेशन हो कभी भी। ओके चलो ठीक है, ठीक है। सर एक एक क्वेश्चन था। हम्म सर मैं आज ये क्या बोलते हैं ये टेस्ट दिया था ना, हम्म, उधर वो कॉन्करेंट लिस्ट वाला एक क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा लिस्ट? वो कॉन्करेंट लिस्ट वाला है हाँ ना, हाँ हाँ, कंट्री लिस्ट है, उसमें वो मतलब कि वो वाला। सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, हाँ जी। उसमें हाँ क्या जी बोला? सर, वही मैंने क्लास मिस किया था ना, इसलिए तो नहीं वो मैंने वो पढ़ाया नहीं थोड़ा-सा। आपको, मैंने आपको तीनों लिस्ट पढ़ाई नहीं डिटेल में, मैं आपको बस ये बोला है कि लिस्ट हमारी तीन होती है, लेकिन उस लिस्ट में मैटर्स कौन कौन से हैं वो ना मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, पर वो कैसे क्या राइट हो गया, पर वो मालूम ना था, फिर भी हो गया था ना, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पता चीज़ है। चलो ठीक है, ओके, ध्यान रखो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके भाई, ठीक है, चलो क्वेश्चन नहीं भूलिएगा क्या पूछना था उससे। छोड़ो। सो वही है, देखो यार मेहनत करने वाले कर रहे हैं, ठीक है, चाहे जो कंडीशन हो, जहाँ भी हो कर रहे हो, कर लो थोड़ी देर, ठीक है। 30 दिन की बात है यार, इतनी मेहनत की है तो इस टाइम पे बस इतना कुछ कर लो कि भाई पेपर के बाद ये ना लगे कि यार थोड़ा और पढ़ लिया होता, थोड़ा टेस्ट और दे दिया होता, या रिवीजन और कर लिया होता, है ना, और अभी करो। चलो ठीक है, तो हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि यार हमारे स्टेजेस क्या होते हैं बिल पास करने के, है ना, बिल हमारी कैसे रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको देगा, आपको बोलेगा किस स्टेज पे, राइट, किस स्टेज पे आपका ये हो रहा है कि भाई साहब हम लोग कर रहे हैं, किस स्टेज पे हमारा अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, किस स्टेज पे डिस्कशन होगा, किस स्टेज पे हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं बिल का, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राइट। डिसाइड कौन करता है, कौन सा बिल जॉइंट रीडिंग में जाता है, कौन सा बिल नहीं जा सकता, है ना, मनी बिल हमारा जॉइंट नहीं आ सकता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जॉइंट नहीं आ सकता, राइट। ये सब चीजें के ऊपर क्वेश्चन आता है। देन हम आते हैं बजट पे, जो मैं आपको बताया था कि बही खाता कैसा होता है, जैसे हम घर बनाते हैं कि यार इतना पैसा यहाँ गया, इतना खर्चा यहाँ होगा, इतना यहाँ लगेगा, वैसा ही हमारा बजट होता है, जो कि सरकार पेश करती है कि आने वाले एक साल में कहाँ 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 कितना कितना पैसा हम लगाएंगे। उसके साथ साथ ये भी होता है कि यार अभी तक क्या एस्टिमेट्स रहे हमारे, या कितना खर्च, कितना एक्सपेंडिचर हमने किया है लास्ट, पहले वो आपको शुरुआत में बताते हैं कि यार इतना खर्च हमने यहाँ किया था, पिछले साल ये हुआ था, राइट, पिछले साल से लेकर अभी तक ये हुआ है, आने वाले साल में हम क्या करने वाले हैं, उसी का पूरा हिसाब होता है हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसका नाम इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे आपकी बैंक की स्टेटमेंट होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, वैसे ही हमारा बजट का होता है। तो बजट पास करने के भी हमारे कई सारे बालक स्टेज होते हैं, इसको एक बार देखते हैं। पहला स्टेज है कि आप बजट को करेंगे प्रेजेंट, कौन करेगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे बजट को करेंगे प्रेजेंट। फिर इस बजट पे होता है जनरल डिस्कशन, उसके बाद कमिटीज बनती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की कमिटीज होती हैं, फाइनेंस वाली अलग होंगी, कुछ किसी और अगर डिपार्टमेंट की है उसकी अलग कमिटी होगी, है ना। तो अलग अलग कमिटीज हमारे इसको स्क्रूटनी करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी यार कहां पे क्या चीज सही है, कि हमको और ऐड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब होता है। फिर वोटिंग होती है किस चीज के ऊपर, डिमांड फॉर ग्रांट, ये क्या होता है कि कितना पैसा किसको देना है। आपने कोई स्कीम लेके आई बजट में, सरकार लेके आई है कि यार इतना पैसा हम इसको देंगे, बट उस पर फिर वोटिंग भी करानी पड़ती है हमको पार्लियामेंट में। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 1 रुपया भी निकालना है तो आपको एप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा, राइट। देन आप पास करते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, और आखिर पास होता है हमारा फाइनेंस बिल, और बजट को हम मानते हैं पास। अगर बजट पास ना हो, अगर हमारा बजट पास ना हो, राइट, अगर क्योंकि लोकसभा में आता है तो अगर ये फेल हो जाए, पास ना हो, तो ऐसे कंडीशन में सरकार, हम ये मानते हैं कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है और सरकार हमारी गिर जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि बजट का मतलब क्या है कि सरकार की कोई पॉलिसी है, अगर वही पास नहीं हो पा रही है मतलब क्या है, सरकार के पास नंबर नहीं। अब सरकार के पास अगर नंबर नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय, सिंपल। ये हमारा होता है बजट के हमारे अलग अलग स्टेट्स, ठीक है। देन अब अलग अलग जगह पे क्या होता है, कुछ हमारे मोशंस आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इनको देख लेते हैं। कुछ हमारे मोशंस आते हैं इसी वोटिंग ऑन डिमांड करने के लिए, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, एमपी हैं, वो इस डिमांड को रिड्यूस करने के लिए कट मोशंस लेके आते हैं, ठीक है। पहली चीज आपने भी ये पढ़ी है कि बजट हमारा जब पास होता है उसके स्टेज क्या होते हैं। आपको अगर 1 रुपया भी निकालना है तो हमारा क्या सीन है, उसके लिए आपको वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, एप्रोप्रिएशन बिल आप पास करोगे, एंड देन आप पास करोगे फाइनेंस बिल। पेपर में आपको ये ऑर्डर लगाने को बोल देगा कि भैया जी जरा ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर, पहले कौन सा बिल, उसके बाद कौन सा बिल, उसके बाद कौन सा बिल, ठीक है। ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल हमारा पहले पास होता है, फाइनेंस बिल उसके बाद में पास होता है। नेक्स्ट, तो ये हमारे क्या है, जब कुछ हमारे ऐसे भी मोशंस होते हैं। अब मोशन क्या था सर, आपको याद होगा, प्रपोजल। क्या था मोशन, प्रपोजल। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, वैश चाटी जी, अनम्यूट करें प्लीज। वैश, अगर मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ सर या मैम, जो भी आप हैं, वैश अनम्यूट करो प्लीज, प्लीज अनम्यूट करो भाई, करिए भाई करिए, करो। सर हेलो। 1 घंटे पहले मैंने आपसे पूछा था 4 पानी की बोतल भेजिए, भेजा नहीं सर।
जैन सर। रूम नंबर 3 थैंक यू। हाँ जी मैम, कहाँ से हो? सर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। मुझे आप ये समझाइए ज़रा, डिफरेंस समझाइए ये हमारा जो प्रिविलेज मोशन था उसमें और क्लोज़र मोशन उसमें, दोनों सर को नहीं डिफरेंस बता आता। दीजिए। सॉरी? रिवाइज़ नहीं किया सर। क्यों? सर कॉलेज चल रहा है। ओके। अब इसके आगे क्या ही बोलें सर, है ना? चलो सागर एडमिट करो। सागर जी, कि सबका ये हो जाएगा कि सर कॉलेज चल रहा है ना? फिर पूछूँ ये क्वेश्चन, ये सही है। देख लो भाई, अब वही बात है, अगर आपको सपने आपके देखो बड़े-बड़े हैं, ठीक है? अब क्यों होते हैं सपने आप जानो, किसी का स्टेटस देख के आपके सपने आ गए कि नहीं जाना है अपने को, स्टार चाहिए इसलिए आ गए। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि चाहत कितनी भी हो, अगर मेहनत नहीं है तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। चाहत के बेसिस पे आज तक कोई किसी का नहीं हुआ है, उसके साथ में एफर्ट्स भी होने चाहिए, ठीक? बातों से हर कोई बन जाएगा बट एफर्ट्स नहीं दिखेंगे तो फिर कुछ नहीं ना। चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, रिवाइज़ करो, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो पार्लियामेंट का, उस दिन मैंने आपको दिखाया 5-5 क्वेश्चन एक लाइन में थे, 5 या 6 क्वेश्चन थे, एक ही साल में, केवल इसी से, यूनियन एग्जीक्यूटिव से हमारे। चलिए ठीक है। तो हमारे मोशन का मतलब प्रपोज़ल होता है जो अपोज़िशन के लोग भी ला सकते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग भी ला सकते हैं, राइट? तो जब ये वोटिंग ऑन डिमांड, यानी कि सरकार ने देखो, मान लो सरकार ने बोल दिया कि यार हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए देंगे इस पर्टिकुलर स्कीम को या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, ठीक है? अब वोटिंग ऑन डिमांड उसी चीज़ के ऊपर होगी। अब इस टाइम पे जब ये वोटिंग हो रही होती है, तो इस टाइम पे अपोज़िशन के लोग मोस्टली करते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट को या डिमांड को रिड्यूस करने के लिए कट मोशंस लेके आते हैं, ठीक है? अलग-अलग तरह के होते हैं। पहला है हमारा पॉलिसी कट मोशन। ये डिसअप्रूवल करता है उस पॉलिसी को अंडरलाइंग द डिमांड, द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड टू रुपीज़ 1। ये बस एक टोकन अमाउंट है। यानी कि पॉलिसी उसमें क्या होता है, कट मोशन में अपोजिशन या कोई भी लेके आ रहा है और उनका ये है कि भाई ये जो स्कीम आपने बनाई है ठीक नहीं है, काम करो, जितना पैसा इसमें आपने एलोकेट किया है उसको 1 रुपए कर दो। 1 रुपए करने का मतलब क्या है कि खत्म, राइट? तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या करिए, उस पर्टिकुलर चीज को हम डिसअप्रूव कर रहे हैं। आप अपना डिसअप्रूवल शो कर रहे हो उस प्रपोजल के थ्रू, सिंपल। दूसरा हमारा टोकन कट मोशन, राइट? यहाँ पे सिंपली बस आपसे पेपर में पूछेगा किस मोशन में क्या होता है। टोकन कट मोशन में क्या होता है, आप अपने उस अमाउंट, बस यहाँ पे नाम का आप करते हैं कट, राइट? यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस डिमांड वैल्यू को आप बस 100 रुपए से रिड्यूस करते हैं, सिंपल, ठीक है? तीसरा हमारा होता है इकोनॉमिक कट मोशन। ये हमारा इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। जो भी कोई पैसा होता है जिससे आपको रिड्यूस करना है, राइट? कट का पहली बात मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर कट लगा इसका मतलब क्या है, तीनों में आप अपने उस डिमांड को कम कर रहे होंगे, उन पैसे को कम कर रहे होंगे, ये हमारा होता है कट का मतलब, ठीक? खत्म, और कुछ नहीं। तो ये था हमारा भैया जी कट करने का तरीका, कि अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो ये ला सकते हो। बट अगेन ये सब आते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर किसके पास होगा, सरकार के पास नंबर होगा, कहां से पास हो जाएंगे सब। नेक्स्ट आता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, विच इज सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब क्या होता है समझो, राइट? ये सप्लीमेंट्री ग्रांट नाम में ही आपको दिख रहा है कि यार भाई भैया पैसे जो आप दोगे उसके एडिशन में कुछ पैसे एडवांस अभी दे दो यार, राइट? जैसे यहाँ देखो, इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट अथॉराइज्ड फॉर पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। अब आपका बजट आता है फरवरी में, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, राइट? तो पैसे जब कम पड़ रहे हैं बेसिकली, आप बोलोगे सर ये 2 महीने क्या करें, 3 महीने क्या करें, और पैसा दीजिए जरा। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मान लो आपने 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया कहीं पे, 1 लाख करोड़ रुपए आपने किसी स्कीम में लगाया है, अब पैसा कम पड़ रहा है, आपने पार्लियामेंट से इतना ही पास कराया था शुरुआत में, क्योंकि एस्टिमेट होता है ना, राइट? हमें लगा कि इतना खर्च होगा इस स्कीम में, खर्च ज्यादा हो गया, और सरकार का खर्च ज्यादा हो ही जाता है, आपको पता ही है क्यों, ठीक है? खर्च ज्यादा हो गया। अब जब ज्यादा खर्च हो गया तो आप क्या करते हैं, आप डिमांड करते हैं और पैसे का, कि सर जी सुनिए, तो पैसा कम पड़ गया था हमको, जरा और पैसा निकलवा दीजिए। और पैसा निकलवाने के लिए क्या करेंगे आप, अगेन हाउस से पास करते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री पैसा होता है जो आपको और मिलता है, राइट? एडिशनल ग्रांट क्या है, इट इज ग्रांटेड फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। एडिशनल ग्रांट हमारा होता है, ये तो था है, ये तो था जो आपने बजट में मेंशन किया था कि हम सड़क बनाएंगे। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो मान लो तुमने मुझे बना दिया मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर बनाओगे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। मैंने बोला मैं 1000 किलोमीटर लंबी रोड बना रहा हूँ, ठीक है, जिस पे प्लेन चलेंगे, रोड पे, जमीन पे, ये हमारा विजन है। अब इसके लिए मैंने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि बजट में जरा इस चीज को मेंशन करिए और हमें पैसा जरूरत है 1000 करोड़, 1 किलोमीटर पे 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो 1000 किलोमीटर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है हमें, ठीक है? इतना मेंशन किया गया, इस पे वोटिंग हुई और मुझे मिल गया। जब मुझे मिला, राइट, मुझे मिला है, अब मैं बोला फिर जाके 2 महीने बाद सरकार को कि वो पैसे तो खत्म हो गए, अभी भी रोड बची है बनाने को, जरा एक काम करो 500 करोड़ और दे दो। तो ये हुआ मेरा सप्लीमेंट्री ग्रांट। लेकिन अब मैंने बोला कि यार 1000 किलोमीटर रोड के साथ साथ हम चाहते हैं हर हर 100 किलोमीटर पे एक बनाएंगे खाने पीने का, है ना, मैगडी खोलेंगे या बर्गर किंग खोलेंगे या दुकान खोलेंगे, चाय की दुकान खुलवाएंगे हम लोग। यानी कि अब आप उस प्रोजेक्ट को चेंज कर रहे हो, या मैं बोल दूं कि सुनो फ्लाईओवर बनवा देंगे,
एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर बनवाएंगे, ट्रेन चलवा देंगे इस पे, कुछ भी बोलो आके। तो आप अब इसको बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो अपना, है ना? कि अब 1000 किलोमीटर के लिए पैसा मिला था, लेकिन अब मुझे एडिशनल पैसा चाहिए, क्योंकि 1000 किलोमीटर के साथ साथ मैं बगल में नाली बनवा रहा हूँ, है ना? 1000 किलोमीटर की नाली बनवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको मिलेगा एडिशनल ग्रांट। तो ये अंतर है एडिशनल ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट, समझ गए? और ग्रांट वर्ड का मतलब ही क्या होता है आपको बताओ। बस स्टैंड बनवा दें, अबे ट्रेन चलवा रहे हैं, उस पर फ्लाइट चलवा वो चलवा रहे थे हम लोग, प्लेन। बस स्टैंड क्या करोगे? भैया जब हमारे स्पीकर को पता है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, फिर भी उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? गुड क्वेश्चन। हम्म इसके दो वजह हो सकते हैं। वजह नंबर एक, कि वो स्पीकर का काम है कि अगर उतने लोग आ रहे हैं, 50 लोग अगर आ रहे हैं उसके पास, बोलने कि भैया जी हमें लगता है सरकार के पास नंबर नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओ, तो उसको करना पड़ेगा, पहली चीज ये। दूसरा, अब आप मेरे को बोलोगे विवेक जी कि मैं पोल करवा लूँ एक आज के दिन, है ना? सीरियस जर्नी में कुछ ऐसा पोल, राइट? उसकी मंजूरी का एडमिन दे देंगे, एडमिन मुझसे ही कंसल्ट करेंगे ना इनडायरेक्टली। और मैं चाहता हूँ अपना शक्ति दिखाना राइट? मैं क्या चाहता हूँ कि भाई देख लो शक्ति कितनी है मेरे पास, तो एक वो भी तरीका है सरकार का, है ना, कि भाई शक्ति प्रदर्शन कर ही देते हैं, आ जाओ। ठीक। तो लेकिन चांसेस यहाँ पे पहला ज्यादा है कि यार ऑब्वियसली उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतने लोग गए हैं उनके पास भाई। ठीक। चलिए, टिचकुले वाली कहानी। ओके। गडकरी नहीं, गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं यार, उनकी सीट नहीं ले सकते राइट। कई रीजन हैं, ठीक है, कई रीजन है। अपोजिशन के अपने हो सकते हैं कि वो चाहते हैं बोलना, बोले प्राइम मिनिस्टर आए, हाउस में आए, है ना? उनको भी पता है नंबर है सरकार के पास, राइट? उनको भी मालूम है। हाँ, इसमें ये भी है कि देखो पीएम हमारे लीडर होते हैं भाई, पीएम को स्पीच देनी ही पड़ेगी इसमें, पीएम यहाँ से बच नहीं सकते हमारे, क्योंकि पीएम इज लीडर ऑफ हमारे हाउस के। तो अगर या सरकार क्या बोल सकते हो, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है तो पीएम हैज टू गिव हिज स्पीच यार, उनकी स्पीच होगी ही होगी। कब है वैसे ये, किस दिन आ रहा है, डेट कुछ डिसाइड हुआ क्या? क्योंकि मैं 2 दिन से एक्टिव था नहीं, नहीं हुआ ना अभी। हम्म ठीक है। प्यारे भैया 1 अगस्त से आ जाऊँ कोचिंग? कौन सा कोचिंग है? अच्छा ऑफलाइन, आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, आ सकते हो। जो लखनऊ के आसपास है, बाहर से मत आना कि तुम शिफ्ट हो जाओ लखनऊ आके 1 महीने के लिए, प्लीज वो मत करो, बिकॉज पागल हो जाओगे, तुमको 20 दिन लगेगा घड़ी ढूंढने में, ठीक है? तो वो मत करो, अगली बार कर लेना, अगली बार तो भाई 7 महीने रहोगे साथ में ठीक है? तो ये कर सकते हो, लेकिन हाँ अभी अगर कोई पास का है, लखनऊ के आसपास अगर आप रहते हो, लखनऊ में रहते हो, तो यू कैन कम, ठीक है? आप 1 तारीख से आ सकते हो बैठने पढ़ने के बाद, लाइब्रेरी की तरह। फीस खाने पीने का बस सामान लेके आना एंट्री फ्री। चलो आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है? अभी सप्लीमेंट्री ग्रांट और एडिशनल, दो हमारे पैसे क्लियर सर जी। मूविंग ऑन। एक्सेस ग्रांट क्या होता है? व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन द बजट। बजट में बोला गया था कि हम 1000 करोड़ रुपए देंगे, मंत्री जी ने खर्चा कर दिया 1000 में, मान लो बोला गया कि इतना इस पे करेंगे, इतना इस पे करेंगे, आपने उस कैप को एक्सीड कर दिया, आपने जितना बोला गया उससे ज्यादा खर्चा कर दिया है, तो उसके लिए आप उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेस ग्रांट। नाम में क्लियर है? ठीक। चल चल, एक सेकंड, वेट 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 वेट, ये उनको बोला वहां पे भेजना। हम्म वो क्लोज कर लो वहां पे, अंदर से अंदर। चलो ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई साहब, ग्रांट्स हमारे कितने तरह के होते हैं, एक और कट इमोशंस क्या होते हैं, बजट पास कैसे होता है। ये स्टेज इंपॉर्टेंट था कि हमारे अलग अलग स्टेजेस में कैसे हमारे बजट अलग अलग तरीके से पास होते हैं। ठीक। यहाँ पे वर्ड ऑफ क्रेडिट्स में क्या होता है? इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और द इनडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स और ऑर्डिनरली गिवन इन अ बजट, राइट? तो वर्ड ऑफ क्रेडिट क्या है बेसिकली, कि अगर आपके बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आती है जिसका मेंशन नहीं किया गया है हमारे बजट में, स्टिल आप चाहते हो इस चीज को देना, राइट? उसी को हम कहते हैं, उसके लिए आप वोट करा के उसको ले सकते हो। तो ये बस इतना है, इतना डिटेल में नहीं जाना है अपने को, बस ये आप समझ लो कि जो बजट में आपको दिखता है ना सामने से कि बस बजट आया, बजट पास हो गया, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस हमारा चलता रहेगा लगातार बैकग्राउंड में, राइट? आपको पता भी नहीं है कि वो चल रहा है। ठीक। तो उसमें क्या होता है, पैसा हमारा दिया जाता है, राइट? पैसा दिया जाता है और उसके बाद अगर कम पड़ रहा है तो और डिमांड होती है, ज्यादा खर्चा कर दिया तो और डिमांड करेंगे, कोई और काम बढ़ाना है और डिमांड करेंगे, ये चलता रहेगा, राइट? और अगर आपको 1 रुपया भी निकालना है तो आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगी। क्यों लगेगी? यहाँ पे आप अभी फंड पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक। देखिए, पहला फंड है हमारा आर्टिकल 266, इस बात को ध्यान से देखना। उस दिन मैंने आपको समझाया भी था कि यहां हम दो तरीके से पैसा निकालते हैं, लेकिन आज फिर आप समझोगे। एक हमारा है ये हमारा आर्टिकल 266, जिसमें दो फंड हमारे हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हो गया और हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा है आर्टिकल 267, जिसमें तीसरी हमारी तिजोरी है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो टिपिकली हमारे प्रेसिडेंट के अंदर होता है। इसको हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। ये इमरजेंसी पैसा है। जैसे घरों पे क्या होता है हमारे, देखो घर पे हम लोग अपना पैसा कहां रखते हैं? बैंक में रखते हैं। घर पे पैसा बैंक में रखते हैं, क्या बात है मतलब घर का पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। लेकिन कुछ पैसा मम्मी जी या पापा जी, है ना, किसी के पास कहीं ना कहीं छिपा के रखा होता है ना, जो उनको खुद खबर नहीं होती कि भाई ये भी पैसा मैंने कभी रखा था। तो वैसा ही हमारा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि एक टेम्परेरी या एक इमरजेंसी फंड बनाया गया है अंडर प्रेसिडेंट, की मान लो कल के दिन अगर हमें कुछ जरूरत पड़ जाए तो भाई पार्लियामेंट है ही नहीं, क्या करेंगे? उस केस में हम यहाँ से पैसा निकालें। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो इस फंड में क्या होता है? इट इज अ फंड टू विच ऑल रिसीट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। यानी कि जितनी भी आपकी चीजें हैं, जो भी पेमेंट होंगी, जो भी पैसा आ रहा है, इसी में जाएगा। जो पेमेंट आप कर रहे हो, जो आप बजट में मेंशन कर रहे हो, जो आप सैलरीज दे रहे हो, अपने जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, राइट, वो सारी चीजें बालक हमारी यहीं से होती हैं।
ठीक है। ऑल द लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड। यानी सरकार जहां जहां खर्च कर रही है वो पैसा कहां से आता है, हमारे इसी फंड से आता है। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी इशूड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद अ पार्लियामेंट्री लॉ। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको 1 रुपए भी निकालने हैं तो आप विदाउट पार्लियामेंट ने जो अपना एक अकॉर्डेंस जो लॉ बना रखा है, विदाउट उसके आप नहीं निकाल पाओगे। वो लॉ क्या है कि अगर आपको 1 रुपए भी निकालना है तो आपको बिल पास करना पड़ेगा। जिस बिल का नाम क्या है, जिस बिल का नाम क्या है, इसका जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे, कौन देगा? बिहार अनमिट करो। बिहार, कहाँ से हैं आप? विहार तालिकर, कहाँ से हो भाई? कहाँ से हैं सर आप? बिहार जी, प्लीज अनम्यूट करें। विहार तालिकर, काइंडली अनम्यूट सर। ओके सर। हाँ जी, गडजिल जी अनम्यूट करिए प्लीज। गडजिल जी प्लीज अनम्यूट। यस सर। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओके, मुझे ये बताओ, कौन सा हमें एक बिल पास करना होता है अगर हमको 1 रुपए भी निकालना है उससे फंड से? सॉरी, फाइनेंस मनी बिल। मनी बिल। ओके, ठीक है। ओके, शस्ता खान प्लीज अनम्यूट करिए। शस्ता, आप कहाँ से हैं? सीतापुर, ठीक है। मैम बताइए कि ये कौन सा हमें बिल पास करना होता है अगर हमको अपने इस फंड से कोई भी पैसा निकालना है, तो उसके लिए हम कौन सा फंड, सॉरी कौन सा बिल पास करते हैं? सॉरी, फिर से ये सर कौन सा बिल पास करते हैं? सर इसमें फाइनेंशियल बिल में 1 2 होता है ना? हम्म, ठीक है, फाइन, ओके। आज सुबह मैंने आपको एक मीम भेजी थी, देखा था आपने? कि भूल जाते हैं, टेंशन बहुत है ना, वही वाली हालत तुम लोग का। तुम्हारा टेंशन पता क्या है? पढ़ना बहुत है, और इसी टेंशन में कुछ नहीं पढ़ रहा तुम लोग। जैसे मुझे टेंशन किस बात की थी कि भाई बाल झड़ रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहा हूँ। और टेंशन किस बात की है कि बाल झड़ रहे हैं, टेंशन से बाल झड़ रहे हैं, समझ रहे हो? टेंशन इस बात की है, बाल झड़ रहे हैं, और टेंशन किस बात की है कि बाल झड़ रहे हैं। हाँ, तुम सब बता दोगे कौन? अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात। ओके, तो यहाँ पे स्क्रूटनी सुदर्शन क्या होता है ना, हमारी कमिटीज बनती है भाई, डिपार्टमेंट कमिटीज बनती है कि आपने कितना पैसा, क्योंकि रूल्स देखने होते हैं ना आपको, क्या रूल के अकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ है, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, आपको अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, यानी अगर आपको 1 रुपए भी निकालने हैं तो आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा, तभी निकलेगा हमारे इस फंड से पैसा, ध्यान रखना, इस फंड से पैसा। दूसरा हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे क्या है, बाकी सारे आपके पब्लिक मनी, राइट, अदर देन दोज विच आर क्रेडिटेड टू द कंसर्टेड फंड ऑफ इंडिया शैल बी, मतलब इस फंड के अलावा जो बाकी आपके और पैसे बचते हैं, राइट, जिसमें आपकी पीपीएफ अगर आपने कभी सुना होगा शायद नाम, है ना, डिपॉजिट्स वगैरह जो आप करते हो वो सब आपके यहीं आएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको पार्लियामेंट की नीड नहीं है, ये डायरेक्टली सरकार अपने किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के हेल्प से ही कर सकती है, ठीक है। राहत कोष अलग होते हैं, वो तो हमारे, जैसे आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, है ना, वो तो अलग से होते हैं, वो इससे मतलब नहीं है, वो अलग फंड्स है हमारे, वो अलग हमारे इसमें नहीं आता। तीसरा हमारा है कंटिजेंसी फंड, जिसका एक अलग आर्टिकल है 267, अमाउंट डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। यहाँ पे कुछ पैसे जो डिसाइडेड है ऑलरेडी, क्या कितना पैसा ना हम लोग इमरजेंसी के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये प्रेसिडेंट के अंडर होता है, जो कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी संभालते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। इसको भी हम लोग एग्जीक्यूटिव एक्शन से पैसा निकाल सकते हैं। अब अंतर समझो तीनों में, यहां भी आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से पैसा निकाल सकते हो, यहां भी। इस एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट, डायरेक्ट सरकार चाहेगी पैसा आप निकाल लोगे। बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा, पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल लेना होगा। तो जो आप टैक्सेस वगैरह पे करते हो, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो सरकार का है, जितने भी उनको रेवेन्यू मिल रहा है, चाहे वो कहीं से मिल रहा हो, बैंकों से आ रहा है या फिर टैक्सेशन के फॉर्म में आ रहा है, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स मिल रहा है, कोई भी टैक्स हो सकता है, वो सारे हमारे यहीं पे स्टोर्ड हैं, यहीं से निकलता है, ठीक। ये 3 तरह की तिजोरी है हमारे देश में, जिसमें से एक में से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा, बाकी 2 से आप निकाल सकते हो एग्जीक्यूटिव एक्शन से, लेकिन यहाँ पे फंड्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो ये 3 तरह के हमारे फंड होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो नहीं लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस फंड से 2 तरीके के पैसे निकलते हैं, एक सैलरी के फॉर्म में और एक जो आप किसी डिपार्टमेंट को देना चाहते हो, जो सरकार खर्च करती है। जो खर्च करने वाला पैसा है, उसको आप बिना पार्लियामेंट से पास किए नहीं निकाल पाओगे, लेकिन जो सैलरी वाला हमारा पैसा है, राइट, वो बिना पास किए निकल जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये पैसा आप निकालने के लिए, जो पैसा चार्ज होता है इस पे, वो पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट की नीड नहीं है, लेकिन जो पैसा आप ड्रॉ करते हो बाकी काम के लिए, उसके लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो फॉर सैलरी पर्पसेस, जो सैलरीज वगैरह हैं, उसके लिए हाउस से पास नहीं कराना होता। जो पैसा चार्ज होता है वो नॉन वोटेबल होता है,
ऐसे ना आपको पेपर में लिखा मिलेगा स्टेटमेंट, नॉन वोटेबल पैसा का मतलब क्या हुआ कि उस पे आप वोटिंग नहीं कराते पार्लियामेंट में कि भैया निकाले हम निकाले, वो आपको देना ही देना है। बट जो पैसा आप सरकार किसी काम में लगा रही है, अगर वो निकाल रही है तो फिर उसके लिए वो चीज़ वोटेबल होती है, उस पे आपको वोटिंग करानी होगी, वहां से हमारा पास होगा। ये है हमारे 3 तरह के फंड और ऐसी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट। तो ये आपका पार्लियामेंट चैप्टर फाइनली होता है खत्म, जो हमने इतने दिन में खत्म किया है, लेकिन इसके बाद आपका स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह सब एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, आखिरी 2 टॉपिक यहाँ बचते हैं, उसके बाद हम कमिटीज भी पढ़ेंगे। तो जरा इन आखिरी 2 टॉपिक को हम रीड कर लेते हैं। अभी तक इस पूरे पार्लियामेंट चैप्टर में आपने लोकसभा को अपना बॉस माना होगा कि सर, चाहे वो सरकार को मेजोरिटी प्रूव करना हो या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, कुछ बिल्स भी ऐसे हैं जिसमें हमारे लोकसभा के पास कहीं ना कहीं हमने ज्यादा पावर दे रखी है। लेकिन अभी आप पहली बार समझोगे कि क्या राज्यसभा के पास भी कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसे केसेस हैं जहां पे एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं। तो हाँ जी सर, हैं ऐसे। जरा एक से मैं अनम्यूट करना चाहूंगा प्रशांत जी को। प्रशांत जी जरा सामने आए प्लीज। कहाँ से हैं आप? हेलो हेलो सर। हेलो सर, कहाँ से हो? सर नई मुंबई। मुंबई से। ठीक हाँ। है, प्रशांत मुझे ये बताओ, ये कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोकसभा के पास पावर जाता है? लोकसभा को थिंक सर बिलिंग के टाइम में है, जब बिल पास होते हैं तभी। अच्छा, कौन सा बिल भाई? सारे बिल? नहीं नहीं, सारे बिल को नहीं तो अच्छे से बताओ ना भाई। सर। मनी बिल सर, कॉन्स्टिट्यूशन और मनी बिल उसको तो नहीं रहेगा, तो बचे 2 सर, रिमेम्बर नहीं हो रहा है। ओके। सॉरी सर। हरिओम, अनम्यूट करो। हरिओम सर, प्लीज अनम्यूट करिए। मैं बस समराइज करने को बोल रहा हूँ आपको, जो आपने पढ़ा है। अगर कोई भी है जिसने केवल यही रीड किया होता, स्लाइड भी जो मैं आपको भेजता हूँ हर क्लास के बाद, मतलब इसमें हर एक लाइन जो लिखी है दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है? क्वालिटी की अगर आप नोट बनाओगे अपने आप बुक बन जाएगी वो, क्योंकि हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है। हरिओम, अनम्यूट करो। यूजर हरिओम। हम्म, प्रखर अनम्यूट करो। प्रखर। हेलो। हम्म। जैन सर। जय हिंद। कहाँ से हो? जी सर, आगरा। हम्म, आगरा में कहाँ से हो? जी सर, अहमदपुर। ओके ठीक है, एक सेकंड। प्रीति लगना, प्लीज अनम्यूट करिए। प्रीति जी। हेलो सर। हेलो मैम, क्या आपका नाम क्या है? प्रीति लबना। कहाँ से हैं आप? ओडिशा से सर। ओडिशा से, ठीक है। पहले आप समझाइए कि लोकसभा के पास कहाँ कहाँ पावर ज्यादा है? सर जब मनी बिल आता है तब पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो मनी बिल जब पास होता है लोकसभा से पास होता है, तो राज्यसभा में वो सिर्फ 14 डेज तक वेट कर सकता है और अल्टीमेटली वो पास ही हो जाता है। तो मनी बिल में वहाँ ज़्यादा है। फिर जब कोई मोशन आता है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी लोकसभा में ही आ सकते हैं। फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तो अगर राज्यसभा ने मना कर दिया तो लोकसभा में पास नहीं हो सकता। तो यही तो केस मुझे अभी आराम याद से आ रहा आराम से आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ठीक है, है। बस। और और सर अभी याद नहीं आ रहा फौरन। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके, और इक्वल कहाँ पे है, किस केस में? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में सर इक्वल होगा, ऑर्डिनरी बिल में भी इक्वल होगा, फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में भी इक्वल होगा। वेरी गुड। क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2 और मनी बिल में? मनी बिल में सर प्रेसिडेंट की कंसर्न, मतलब प्रेसिडेंट को पहले बताया जाता है, फिर लाया जाता है पास करने के लिए लोकसभा में, और वो सिर्फ लोकसभा में ही मतलब पहले ही लोकसभा में ही आ सकता है, फिर वहां पर जॉइंट सेक्शन नहीं होता। फिर फाइनेंशियल 1 में वो प्रेसिडेंट की कंसर्न से आता है, लोकसभा में ही आता है, बट जॉइंट सेक्शन अलाउड है। और राज्यसभा फाइनेंशियल 2 में वो इधर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आ सकते हैं, और प्रेसिडेंट की कंसर्न सिर्फ थर्ड स्टेज में उसको मतलब जरूरत होती है, और जॉइंट सेक्शन अलाउड है। ओके गुड, ठीक है, वेरी गुड। आकाश द्विवेदी अनम्यूट करो जरा। आकाश द्विवेदी, गुड, वेरी गुड। कंटिजेंसी फंड नहीं समझ में आया मितेश यार भाई, जैसे घर पे होता है यार इमरजेंसी फंड, वैसे ही है राइट, जो सरकार के डिस्कशन पे है, मतलब उनके प्रेसिडेंट के डिस्कशन पे बोल सकते हो, बट एट द एंड सरकार ही है वो, राइट। तो देखो क्या है, मान लो आपको तुरंत चाहिए पैसा, कोई बीमार हो गया घर पे, तो कुछ पैसा घर पे भी होता है ना। अब हर नोट या हर पैसा तो बैंक में रखते नहीं हो, कुछ पैसा अपने पास भी रखते हो ना यार, इमरजेंसी के टाइम पे, वैसा है वो फंड हमारा। आकाश अनम्यूट करो। आकाश द्विवेदी, अबे प्लीज टाइप कर दो। आकाश मैं रिमूव कर दूंगा अगर म्यूट नहीं हुआ तुम्हारा, 1 मिनट बोलो। कूल,
चलो गुड, काफी अच्छा समझाया था उन्होंने, वेरी गुड। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा समझते हैं। तो यार इक्वल कहाँ पे है? ऑब्वियसली अगर आपको कोई बिल पास करना है भाई, ऑर्डिनरी बिल हमारा, तो ऑर्डिनरी बिल पास कैसे होगा? दिमाग में एकदम हो जाए भाई ये। ऑर्डिनरी बिल पास कैसे होता है? दोनों हाउस में, राज्यसभा से पास कराओ, लोकसभा से पास कराओ, बिल पास कैसा होता है वो आपके माइंड में आना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, दोनों में से अगर कोई हाउस पास ना करे या 6 महीने तक पेंडिंग रखे, दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 6 महीने तक पेंडिंग रख रहे हो, ये सब हमारा हो रहा है, तो फिर उस केस में क्या करना होगा आपको? उस केस में सर जी बिल को जाएगा, मिल जाएगा हमारा उसमें ज्वाइंट सेशन में, आर्टिकल 108 हमारा प्रेसिडेंट साहब बुला देंगे। ये है पूरी कहानी, ठीक है। अब जरा समझते हैं स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की क्या है हमारी स्पेशल पावर? इक्वल पावर कहाँ थी? ऑर्डिनरी बिल को पास करने में, राइट। बट हमारी जरा पावर कहाँ थी? लोकसभा को। फाइनेंशियल बिल 1 भी अगर आएगा सिर्फ लोकसभा में आएगा, मनी बिल आएगा किसमें आएगा? लोकसभा में आएगा। ये सब जरा पावर थी लोकसभा की। नाउ स्पेशल पावर हमारे राज्यसभा के पास क्या है समझते हैं। राज्यसभा के पास हमारा एक आर्टिकल है 249, जहां ये बोला गया है कि स्टेट लिस्ट के ऊपर कल के दिन मान लो इमरजेंसी लग जाए, कुछ ऐसी नौबत आ जाए कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के ऊपर रूल बनाना पड़े। अब ये स्टेट लिस्ट क्या होती है? हमारे देश में 3 लिस्ट है, शेड्यूल 7 में मेंशन है हमारी 3 लिस्ट। ये मैंने आपको एक दिन होमवर्क दिया था। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है हमारी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो चीजें हैं जिसके ऊपर रूल केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट वो है जिस पे रूल केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट हमारी वो लिस्ट है जिस पे दोनों ही रूल बना सकते हैं। और एक और है हमारी रेसिडुअल, जो कि इन तीनों में नहीं है, उस पे रूल कौन बनाएगा? उस पे भी केवल पार्लियामेंट रूल बना सकती है। तो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ये जो 3 हमारी लिस्ट हैं, इसमें क्या है भाई? इसमें ये है कि मान लो अगर कभी स्टेट लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाना पड़े, तो वो कौन इनिशिएट करेगा, कौन कर सकता है? लोकसभा में नहीं होगा, वो राज्यसभा कर सकती है। तो स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर आपको रूल बनाना है मान लो कभी, तो वो राज्यसभा कर सकती है। मान लो कई सारे हमारे 4-5 स्टेट रिक्वेस्ट करें राज्यसभा से करने के लिए, है ना, तो ये सब काम केवल राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं। दूसरा क्या है? अगर आपको कोई ऑल इंडिया सर्विस नई क्रिएट करनी, अगर कोई आपको नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, राइट, तो ये भी सिर्फ इनिशिएट या ये भी सिर्फ हमारा कहां पे होगा? ये भी हमारा सिर्फ और सिर्फ होगा उसमें राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं होगा। तो ये दोनों आर्टिकल्स जरा ध्यान रखो, ये दोनों हमारे जो पावर है आर्टिकल के साथ, ठीक है, दोनों ही पावर किसके पास है? दोनों ही पावर हमारे केवल और केवल राज्यसभा के पास। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पे अब। यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा? पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तीसरा, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। चौथा है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, पहला ऑप्शन है 1, 2 ओनली। दूसरा ऑप्शन है 1, 4 ओनली। तीसरा ऑप्शन है 3 ओनली। चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए अपने हिसाब से और मैं बोल दे रहा हूँ। अरे स्पेशल होगा भाई ये। समझदार हो तुम कुछ लोग। मनी बिल में क्या समझाऊं विवेक जी? भैया एक बार प्लीज स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा समझा दो। अरे वही तो पढ़ रहे थे यार अभी। अच्छा तुम्हारा पहले का मैसेज है, ओके। सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर डेडलॉक आ जाता है तो उससे कैसे सॉल्व किया जाता है? डेडलॉक अगर वहाँ पे आ रहा है अनुष्का जी, तो वो बिल खत्म है वहीं पे, ठीक है, उसमें जॉइंट सेशन है ही नहीं, आपको वो अलग अलग ही पास करना होगा। एप्रोप्रिएशन मनीषा जी। हम्म, इसी फंड में जाएगा, आर्टिकल 266 में आपके सारे पैसे जाएंगे। भाई साहब क्वेश्चन इतना आसान दिया था मैंने, देखो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट आर दी स्पेशल, कौन कौन से हमारे स्पेशल पावर हैं लोकसभा के? मनी बिल आएगा सिर्फ लोकसभा में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इधर हाउस में आ सकता है, तो ये कोई स्पेशल पावर नहीं है राज्य लोकसभा की, नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये स्पेशल पावर है राज्यसभा की। बजट आएगा, ये है स्पेशल पावर लोकसभा की। आंसर 1 एंड 4। क्यों नहीं हो पाया अब बताओ? हम्म ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है अभय जी, कभी भी लाया जा सकता है, कभी भी लाया जा सकता है, राइट। हाँ जी सम्राट जी, अलग है। क्या मैंने बोला था? कुछ भी, तो मैं कुछ भी बोलूं, तुम्हारा मैं नाम बोल रहा हूँ, अब बताओ
मैं बोलूँ तो भाई कुछ भी मेरा मन, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसके मैं बोलूँ बायो, क्या करोगे? बट तुम्हारा क्या फर्ज बनता है क्वेश्चन रीड करना ना, क्वेश्चन रीड आप करोगे उसके बाद सॉल्व करोगे, समझे क्या? ठीक, चलो अभी चुप। सॉरी सॉरी। देखो अरे अप्रोप्रिएशन बिल यार आपको पैसा कोई निकालना है उसके लिए आप लेके आओ, एक सिंपल तरीका बिल है, आपको बस पैसा निकालने के लिए उसको पास करना होता है, ये है उसमें। ठीक है, चलो भाई आगे। तो ये है हमारी, अरे मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज किया था, ठीक है। तो राज्यसभा के पास ये दो पावर हैं स्पेशल, लोकसभा के पास कौन सी आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, तो ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों पावर केवल राज्यसभा के पास। आगे सर जी, एक और है हमारा रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये तो मतलब बताने की जरूरत है नहीं आपको, है ना, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इफेक्टिव मेजोरिटी हमारी कहाँ चाहिए होती है, किस हाउस में आपको चाहिए और कौन है जो केवल लेके आ सकता है रिमूवल, ठीक है। तो ये भी सिर्फ राज्यसभा में होता है, लोकसभा में नहीं होता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया है जो मैं पूछूंगा, प्रमाणिक अनम्यूट करिए सर जरा। एस प्रमाणिक, कहाँ से हैं आप? हेलो सर। कहाँ से हो? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं। हाँ, सर। ठीक है सर, मुझे ये बताओ जो यहाँ लिखा है रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा नॉट इन लोकसभा, तो ये जो हमारा रिमूवल हम लोग करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, कौन सी चाहिए होती है मेजोरिटी राज्यसभा में? सिंपल मेजोरिटी। क्या गेस कर रहे हो या फिर बता रहे हो आंसर? नहीं सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं क्या बोलूँ, इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। अच्छा, क्या कंफ्यूजन आ रहा है? सर मैं पढ़ा मैंने क्या हाँ, पढ़ा नहीं था, थोड़ा गैप पड़ गया मेरा अभी शादी में थोड़ा। शादी थी क्या? ना ना नहीं सर, मैं एग्जाम था, सीजीएल एग्जाम था, कल कल ही गया था इसी वजह से। अच्छा, हाँ सर। ओके। निर्मिति जी अनम्यूट करिए प्लीज। प्लीज अनम्यूट मैम। ठीक है भाई, क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, जिसको अनम्यूट करा हूँ उसी के कुछ ना कुछ बहाने चल रहा है। पेपर है भैया आपका 1 महीने बाद, शायद आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, कब जगोगे? तुम्हें लगता है इतने टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है ना फिर, अगर आप चीज़ें रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो तो, है ना। टेस्ट तो एक आपके हेल्प के लिए था कि रिवीजन में आपको हेल्प करे, ठीक है, सुधर जाओ और ये बहाने मत बताओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता दोस्त, तुम्हारा क्या था, क्या दिक्कत थी, किसकी शादी थी, किसका पेपर था, नो वन केयर्स यार। पीडीएफ में नाम नहीं है, सिंपल मतलब है तुम डिजर्व नहीं करते हो आगे जाना, दैट्स इट, खत्म। रीजन कुछ भी हो, मैंने एक दिन बोला था आपको भाई, ठीक है, और आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर अगली बार लोगे। एक बात समझ लो, अगली बार पेपर तुम्हारा 7 महीने बाद है। 7 महीने बाद का मतलब समझते हो? 7 महीने बाद पेपर होगा, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 8 महीने हो गए। एसएसबी आपकी 2 महीने बाद और आएगी, और ओटीए कहीं है तो उसके 6 महीने बाद आएगी, 7 6 13 14। अगर आपको लग रहा है अगर आप इस बार आपका क्लियर नहीं हुआ, देन यू विल वेट फॉर 14 15 मंथ्स फॉर योर एसएसबी, नेक्स्ट एसएसबी, और 15 महीने में जिंदगी बदल जाती है लोगों की, समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर? सुधर जाओ, चलो ओके, जल्दी से क्लियर कर लो, चले जाओ अकेडमी, कहाँ पढ़े हो इन सब चक्करों में यार, ठीक है। देखिए तो यार मेरा बस क्वेश्चन ये था, जिन लोगों को समझ में आया, वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव करते हैं, ये चीज इंट्रोड्यूस होगी सिर्फ राज्यसभा में, जहां पे इसको हम लोग पास करते हैं थ्रू इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसको हम लोग मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स भी कहते हैं। लोकसभा को इससे एग्री होना पड़ता है भाई, सिंपल मेजोरिटी, ध्यान रखना, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से इसको एग्री करना पड़ता है, ये होता है बस, ठीक है। चलो आगे, ये इमरजेंसी में आप पढ़ोगे, इमरजेंसी में क्या है हमारा, इफ प्रोक्लेमेशन फॉर इम्पोजिंग national emergency or president rule or financial emergency can remain effective even if it is approved by Rajya Sabha alone if Lok Sabha is dissolved before or during the emergency period। यहाँ पे ये बोला गया है कि मान लो लोकसभा है ही नहीं राइट उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने इमरजेंसी को अप्रूव किया है, तो अकेले राज्यसभा से भी हो जाएगा उस टाइम पे, लेकिन जैसे ही लोकसभा आएगा उसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये वैसे आप पढ़ोगे इन इमरजेंसी, ठीक है, तो इसको रहने दो। अभी आप इन 3 चीज को समझो जहाँ पे इंपॉर्टेंट या स्पेशल पावर है हमारे राज्यसभा के पास, कि अगर आपको बनानी है ऑल इंडिया सर्विस, नहीं अभी तक कौन होती है हमारी ऑल इंडिया सर्विस, यहाँ पे देख लो राइट, ऑल इंडिया सर्विस हमारी कौन सी होंगी, जैसे आपके आईएएस है, आईपीएस है, आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस है क्या, नहीं है? और एक है आईएफएस, ये आपका फॉरेन वाला नहीं, फॉरेस्ट वाला, ठीक है। आईएफएस आपकी फॉरेस्ट वाली सर्विस जो है, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या है कि आपको कहीं का भी मिल जाएगा, आप आज राजस्थान में पोस्टेड हो, कल के दिन आप हो जाओगे गुजरात में शायद, राइट। तो ये है हमारा, कल के दिन आप सेंटर चले जाओगे, किसी राज्य में आप बन जाओगे सेक्रेटरी, तो ये है हमारी ऑल इंडिया सर्विस। तो 3 है अभी, तो अगर आपको कोई नहीं बनानी है तो कौन बनाएगा, राज्यसभा बनाएगा। ये 3 हमारी स्पेशल पावर है राज्यसभा की। प्रिविलेज वगैरह क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा था प्रेसिडेंट केस में, वैसे इनके पास प्रिविलेज है कि ये बोल सकते हैं हाउस के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, राइट, किस कमेटी में है, कितने मेंबर हैं, इन सब चीजों के ऊपर बाहर इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। और ये चीज एजी के लिए भी ट्रू है। अटॉर्नी जनरल आपको याद होगा आर्टिकल 76 मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको बोला था दोबारा वैसे आप इसको पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे दोबारा ही आएगा, राइट। इनके पास भी प्रिविलेज है क्योंकि ये भी जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, बस वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक। तो प्रिविलेजेस वगैरह क्या है कि कोई रिपोर्ट पब्लिश कर दी, कोई डिबेट है चल रहा है, इन सब चीजों के ऊपर बाहर क्वेश्चन नहीं। सीक्रेट मीटिंग्स कौन बुला सकता है, स्पीकर बुला सकता है, ये सब भी हो सकती हैं। अपने मेंबर को ये खुद से पनिश कर सकती हैं, अभी देखो संजय सिंह जी हो गए हमारे, वो है ना, उनको बाहर कर दिया गया पूरा उससे। तो इन सब चीजों के ऊपर बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, अपने तरीके से रूल बना सकता है ये सब। तो ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं भाई।
तो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ जो हमारे हमारे हाउस को एज अ होल कुछ पावर्स दी गई हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल पावर की, अभी कलेक्टिव पावर होगा, ये देखो, इट हैज अ राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इंप्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ अ मेंबर। मान लो कोई एमपी है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो हाउस के पास पावर है कि हाउस तुरंत पूछेगा इन्फॉर्म क्यों भैया किया, है ना, क्यों किया है, निकालो उसको रिलीज करो, राइट। तो मतलब कुल मिला के जैसे आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो वो कंपनी आपका ध्यान रखती है, वैसे ही अगर आप एमपी हो तो एज अ हाउस एज अ होल आपका ध्यान रखेगी, ठीक है। यही सब है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। No person can be arrested and no legal process can be served within the precincts of the house without the permission of the presiding officer। यानी कि हाउस के अंदर या बाहर, जब तक आप हाउस के मेंबर हो, सेशन वगैरह चल रहे हैं, उस टाइम पे आपके ऊपर कोई भी एक्शन, कोई भी तरह का अरेस्ट नहीं हो सकता है विदाउट परमिशन ऑफ योर स्पीकर या फिर चेयरमैन साहब, जो भी है, जो भी आपका हाउस है। तो ये सब फायदे हैं भैया जी एमपी बनने के। इंडिविजुअल फायदे देख लो क्या है। दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर। जिस टाइम हाउस चल रहा है उस टाइम पे आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके 40 दिन पहले भी नहीं कर पाओगे, उसके 40 दिन बाद भी नहीं कर पाओगे, राइट। बट ये चीज केवल सिविल केस में। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, आपको अगर याद हो, प्रेसिडेंट केस में उल्टा था, वहां पे अगर कोई क्रिमिनल केस हो रहा है तब आप बिल्कुल अरेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर कोई सिविल केस है तो वहां पे आप नोटिस उनको दे सकते हो। कितने दिन का नोटिस था वहां पे सिविल केस करने के लिए प्रेसिडेंट के ऊपर? 14 दिन का नोटिस था, 2 महीने का था। रिवाइज तो कर लिया करो जरा यार। वहां पे ये था, लेकिन यहाँ पे अलग है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर, वही बात है, अंदर कुछ भी बोल रहे हैं, उस चीज के ऊपर बाहर आप किसी कोर्ट में इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। दे आर exempted from jury service, they can refuse to give evidence and appear as a witness in a case pending in a court when। वही बात है, जब पार्लियामेंट चल रहा है सेशन में, तो भाई साहब ये लोग बॉस हैं, आप इनके साथ कुछ भी कहीं भी किसी हाउस में सॉरी किसी कोर्ट में कहीं भी आप इनके कोई केस बिफोर 40 डेज एंड आफ्टर 40 डेज, मैं बात कर रहा हूँ सिविल केस की, आप नहीं कर सकते हो। ये सब है इनके इंडिविजुअल फायदे, ठीक है। आगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, वही आपने देखा था प्रिविलेज मोशन जो हमारा होता है, राइट, वो सब भी आता है। इसके सोर्सेस कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 105 में आपके कुछ प्रिविलेज वगैरह मेंशन है, राइट। और भी बहुत सारे रूल बुक वगैरह हैं जहाँ पे ये इसका सोर्स हमें देखने को मिलता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये ध्यान रखो आर्टिकल 105 में कुछ प्रिविलेजेस हैं हमारे जो मेंशन्ड है इनके बारे में, ठीक है। दैट्स इट, खत्म होता है हमारा टॉपिक। यहाँ पे आखिर में लिखा है हमारा देश, हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन है, इसका मतलब सुप्रीम है, इसका मतलब हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमारे ऊपर किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपने तरीके से काम करते हैं। ये बात है सॉवरेनिटी ऑफ आवर पार्लियामेंट या फिर हमारा देश। उसके रीजंस क्या क्या हैं? संविधान हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है कि भैया जी पावर का बंटवारा है, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी पावर है रूल बनाने की, स्टेट सरकार के पास भी पावर है रूल बनाने की, इसी को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। तीसरा, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमारे देश में है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट अपने मर्जी से खुद से चेक कर लेगी कि कोई अगर आपने कोई रूल बनाया, कोई बिल लेके आई सरकार, तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है कि भाई ये बिल में तो यार गड़बड़ लग रही है, कैसे तुम इसको लेके आए हो। ये सब कौन कर सकता है? हमारी कोर्ट्स। एफआर भी आप आगे पढ़ोगे तो ना ये सब आपको बता रहा है कि क्यों हम बोलते हैं कि हमारा देश सॉवरेन है, क्यों हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन है, क्योंकि ये सब मेथड्स हैं हमारे देश में जो हमारी चीजों को इंडिपेंडेंट बताते हैं कि हम किसी के अंडर, किसी से हम इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, राइट। किसी से हम इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, हम अपने तरीके से काम करते हैं। ये था हमारा पार्लियामेंट चैप्टर जहां हमने पढ़ा था। एक बार मैं फिर से यहाँ समराइज कर दूं आपके लिए। प्रिविलेज में बस ये था यार कि इनको क्या क्या बेनिफिट्स या फायदे मिलते हैं। तो प्रिविलेज दो तरह के होंगे, एक आपको इंडिविजुअल फायदे क्या मिलेंगे, दूसरा एज अ होल ग्रुप, एज अ होल पार्लियामेंट आपको क्या फायदा मिलेंगे। उसमें क्या था कि भैया जी आप अंदर रिपोर्ट डिबेट कुछ भी चल रहा है, आप सेटिंग अच्छे से करो अंदर, है ना, बाहर वाले को मना कर दो, है ना, कुछ कोई अगर कुछ बोल रहा है कंटेम्प्ट उस पर लगा सकते हो आप। किसी भी मेंबर को अगर अरेस्ट कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए, तो उसको आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों हुआ है, करेक्ट। और कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा। ये सब इनके पास क्या है? कलेक्टिव पावर है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है कि 40 डेज बिफोर 40 डेज आफ्टर, जब चल रहा है हाउस सेशन में है, क्रिमिनल में हो सकता है, राइट, वो होके बाद में हो जाएगा जब हाउस हमारा खत्म होगा, लेकिन जो हमारे सिविल केस है उसमें आप 40 डेज बिफोर 40 डेज आफ्टर एंड जब तक हाउस है सेशन में, यहाँ पे कोई भी सिविल केस नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल नंबर 22 जहां पे आपको मैं सिखाऊंगा व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड व्हाट इज प्रिवेंटिव। तो क्योंकि पॉलिटी है, इतनी चीजें आपको पढ़नी होती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार साथ साथ रिवाइज करते चलोगे तो आपको मजा आता रहेगा, वरना फिर आप बोलोगे सर ये कौन सा वर्ड, इसका मतलब क्या है ना, फिर मजा खराब हो जाता है भाई। इसलिए सॉवरेन क्यों है, राइट, क्योंकि भैया जी हमारे यहाँ ये सब चीजें हैं, इसलिए। खत्म पार्लियामेंट चैप्टर, विच इज आई थिंक चैप्टर नंबर 34 ऑफ लक्ष्मीकांत। मजा आया? पीवाई तो तुम पहले कर लियो बे। एक डाउट है कि सेशन के लास्ट दिन ला सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, या कुछ दिन है कि इतने दिन पहले ला सकते हैं। सेशन के लास्ट दिन का मतलब अगर आप, वन इज सेलेक्ट कमेटी, वन इज ज्वाइंट कमेटी, ठीक है। तो ये सब टेम्परेरी रहेंगी, ये सब बस बनती रहेंगी, कोई नया बिल आया मांग होगी कि यार बनाते हैं, तो इस पे नहीं जाना अपने को। पढ़ना अपने को ये 3 कमेटी ही है, राइट। उसके बाद ये हमारा कुछ कमेटी कौन हेड है ये एक बार हम इसको देख लेंगे, ठीक है, और फिर हमारा पूरा पार्लियामेंट खत्म। तो इसको प्लीज ध्यान से देखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार। तो ये 3 हमारी कमेटी है भाई साहब, जिसमें एक है एस्टिमेट्स कमेटी, एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। 3 कमेटी हैं जिनको हमको पढ़ना है। सबसे पुरानी, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछेगा, इन तीनों में सबसे पुरानी कमेटी कौन है, वो है हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि हमारी 1921 में बनाई गई थी। उसके बाद 1950 में हमारी आई थी जॉन मथाई, जो कि हमारे पहले कौन से मंत्री थे? जॉन मथाई जी कौन से मंत्री थे?
ये देखो दोनों ही थे। जॉन मथाई जी, जॉन 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 लॉ मिनिस्टर थे। अच्छा ओके ठीक है, दोनों थे, मतलब पहले तो नहीं बोलेंगे, पहले रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है, ही वाज फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, बाद में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। जॉन मथाई जी हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर बनने के बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, राइट, ही वाज नॉट द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर बट ही वाज नॉट फर्स्ट। फर्स्ट कौन थे हमारे, ऐसे कुछ नाम था, आरकेएस शेट्टी साहब थे शायद, है ना, शेट्टी 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 आरकेएस शेट्टी साहब, ठीक है। चलिए, तो ये रिकमेंडेशन थी हमारे जॉन मथाई साहब की, उनके रिकमेंडेशन पे एस्टिमेट्स कमेटी बनी थी। एक है हमारी इसलिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये बनी थी हमारी कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1964 में। इन तीनों में यंगेस्ट कमेटी हमारी यही, ठीक है। अब जरा मेन क्वेश्चन आपका आता है मेंबर्स के ऊपर। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमारे होंगे टोटल 22 लोग, 15 लोग आएंगे लोकसभा से, 7 लोग आएंगे राज्यसभा से। इनको इलेक्ट किया जाता है 1 साल के लिए। ध्यान रखना, कोई भी मिनिस्टर तीनों में से किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि कमेटी का काम क्या होता है, कहीं ना कहीं उन्हीं कामों को स्क्रूटनाइज करना। तो कोई भी मिनिस्टर हमारा किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं होने वाला, ठीक। फिर से देखो, पहली कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, टोटल मेंबर होते हैं 22, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने लोग होते हैं लोकसभा से, कितने लोग होते हैं राज्यसभा से। 1 साल का टर्म होता है, उसके बाद दोबारा फिर से कमेटी बनेगी, राइट। इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वही सेम तरीका जो आप सीखते आ रहे हो। चेयरमैन कौन होंगे, अपोजिशन से होते हैं। नाउ दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चेयरमैन जो हमारे होंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो कहां के होंगे सर, वो हमारे होते हैं अपोजिशन के। मिनिस्टर साहब ध्यान रखेंगे, इनके मेंबर नहीं हो सकते। एस्टिमेट्स कमेटी क्या है, ये लार्जेस्ट कमेटी है, इसमें 30 लोग होते हैं, ठीक। इसमें होते हैं 30 लोग, लेकिन सारे के सारे होंगे लोकसभा से, सारे के सारे होंगे लोकसभा से। एक क्वेश्चन कई बार आया है, कौन सी वो कमेटी है जिसमें राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है हमको, आंसर है एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी हमारी, जिसमें कोई भी आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं जरा यहाँ पे ना लिख देता हूँ अलग से, यहाँ तो आप पढ़ ही लोगे, बट ऐसे मजा नहीं आ रहा भाई। रुको, नीचे जगह होगी ना इसमें, यहाँ पे देखो, समझते हैं, ठीक है। हमारी 3 जो कमिटीज हैं, राइट, इन तीनों कमिटीज के बारे में एक करके जरा हम समझते हैं, करेक्ट। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या है हमारी, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक हमारी एडहॉक होती है। स्टैंडिंग क्या है, कुछ परमानेंट कमेटी। देखो कमेटी अगर आप जाओगे ना भाई, आप गिन नहीं पाओगे इतनी कमिटीज हैं। फाइनेंशियल कमेटी इतनी सारी होंगी, डिपार्टमेंट कमेटी इतनी सारी हमारी होती है, लेकिन ये 3 कमेटी, देखो कमेटी ऑन एग्रीकल्चर मिल जाएगा आपको, कमेटी ऑन आईटी मिल जाएगा, कमेटी ऑन डिफेंस मिल जाएगा, मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए कमेटी मौजूद है जहां पे उसका एक्सपर्ट लोग रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हाउस कीपिंग कमेटी, एग्जैक्टली, ज्वाइंट कमेटी, राइट। ज्वाइंट कमेटी मतलब ये सब इंक्वायरी कमेटी होती है कि भाई बिल आया है या कोई केस हो गया, उस पर हम लोग इंक्वायरी करेंगे। एडवाइजरी कमेटी बहुत सारी होती है कि भैया जी बिल को लिए एडवाइजरी करना है ना, एडवाइस करना कि यार कौन सा बिल हमारा कैसे आ रहा है, ये सब करने के लिए, ठीक है। चलो देखो, तो हमारी एक है एस्टिमेट कमेटी, तो हम बस इन्हीं 3 के बारे में पढ़ते हैं, बाकी टेम्पररी तो हमारी बहुत सारी भाई, हम इन 3 के बारे में ही पढ़ते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी हमारा एक है, अब इसके बारे में सारी चीजें मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक साथ। खास बात क्या है, बनी कब, 1921 के आसपास, 21 ही था ना, 20 के आसपास ही था। एक सेकंड, एक मिनट, ये साल उल्टा लिख दिया क्या मैंने, वेट 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 वेट, ये पब्लिक अकाउंट आई थी उस टाइम पे, और जरा इसको सही है, वेट 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 वेट, अगर पब्लिक अकाउंट पहले आई थी ना, तो ये तो उसी टाइम आई, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है फाइन, 21 में आई होगी, और ये 50 में ही आई थी, बट ये वाली कमेटी हमारी ठीक है, सही है, सही था, एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है। तो ये हमारी 1950 इसका बनाने वाला साल है। रिकमेंडेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कौन, हमारे जॉन मथाई साहब, जो कि हमारे पहले वो थे लॉ, वो सॉरी रेलवे मिनिस्टर, लेकिन उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जिस टाइम उन्होंने रिकमेंड किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद मेंबर्स कितने होंगे, मैक्सिमम, सबसे बड़ी कमेटी है हमारी, मेंबर्स होंगे 30। टर्म तीनों ही कमेटी का 1 साल ही होता है, तो कॉमन है, टर्म हमारा 1 साल होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसमें हमारे मेंबर कैसे कौन कौन होंगे बेसिकली, ठीक है। मेंबर जो मैंने आपको बताया कौन कौन मेंबर होंगे, तो ये केवल होंगे भाई साहब ओनली फ्रॉम लोकसभा। इनका इलेक्शन होता है, ध्यान रखना, राइट, इनका भाई साहब इलेक्शन होगा, मेंबर्स का होता है इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेंबर्स का होता है इलेक्शन आपके उसी तरीके से, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट के उससे होगा, और यहाँ पे कोई मिनिस्टर हमारा इलेक्ट नहीं हो सकता, नो मिनिस्टर, ठीक। लेकिन जो चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का, यहाँ लिख रहा हूँ, जो चेयरमैन होगा इस कमेटी का, चेयरमैन को हमारे स्पीकर साहब अपॉइंट करते हैं, स्पीकर अपॉइंट्स हैं। और एक बात और है, ये मोस्टली हमारे फ्रॉम रूलिंग पार्टी होता है, ऐसा रूल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन कन्वेंशन है, ठीक है, ये होते हैं हमारे रूलिंग पार्टी से। अब जब मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो आपको दोनों चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो बस थोड़ा वेट करो। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, ये हमारी भाई साहब बनाई गई थी 1921 में,
1920 सबसे पुरानी हमारी कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक। इसके जो हमारे चेयरमैन होंगे, इसके रिकमेंडेशन पे, ये हमारी बेसिकली यार उस टाइम पे हमारा कौन सा साल था, 1919 का जो आया था ना, आपने एक्ट पढ़ा होगा 1919 का, उस एक्ट के बेसिस पे हमारी बनाई गई थी। इसके जो हमारे चेयरमैन होते हैं, इनको अपॉइंट, ध्यान रखना, अपॉइंट और इलेक्ट में अंतर है। अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर साहब ही हमारे अपॉइंट करते हैं दोनों में, ठीक। और खास बात क्या है कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे आते हैं फ्रॉम अपोजिशन। ये भी एक बस कन्वेंशन है। अरे एक बार बताऊं आपको, ये जितने भी तुम कमेटी पढ़ रहे हो, क्या लगता है इनके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं क्या सरकार पे? हाँ भाई, बाइंडिंग होते हैं क्या? नहीं यार, एडवाइजरी होते हैं सारे, मानो ना मानो, ना मानो ना मानो, जाओ, एडवाइजरी है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होती, यानी आपको मानना पड़े ऐसा कुछ नहीं। चलिए, इसमें मेंबर कितने होते हैं सर? इसमें हमारे मेंबर होते हैं टोटल 22 मेंबर। इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। 22 में 15 होंगे फ्रॉम लोकसभा और 7 आएंगे राज्यसभा से, यानी इस कमेटी में दोनों लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों से मिलता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो पैसा वैसा आपने दिया है, क्योंकि इसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे, राइट, यहाँ भी होते हैं वैसे, इसके चेयरमैन ही हमारे अपोजिशन होते हैं, अपोजिशन के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, इसलिए सरकार की चीजों पे क्वेश्चन करना, स्क्रूटनाइज करना, जो अकाउंट्स वगैरह सरकार शो कर रही है क्या वो सही है, बजट में मेंशन किया कि भाई इतना खर्चा यहाँ हुआ है, क्या वो सही है, राइट, सीएजी की हेल्प वगैरह करना, ये भी करते हैं, इसका ये कमेटी थोड़ा करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इन सब चीजों में देखभाल करने के लिए हमारी ये कमेटी होती है। तो ये है दोनों में अंतर, जो मेन अंतर है वो है चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट कैसे होंगे और यहाँ पे कैसे होंगे। ध्यान रखना, चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है, स्पीकर अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो मेंबर है उनका इलेक्शन होता है, और वो केवल होगा यहाँ पे लोकसभा से और यहाँ पे दोनों हाउस से। 15 आएंगे लोकसभा से, 7 आएंगे राज्यसभा से। तो ये अंतर है दोनों में, राइट, कि यहाँ दोनों हाउस के लोग होंगे, यहाँ सिर्फ एक हाउस के लोग होंगे। सबसे बड़ी कमेटी हमारी एस्टिमेट्स कमेटी है और ये छोटी कमेटी है, राइट। जो तीसरी हमारी कमेटी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, उसमें भी हमारे सेम ही लोग हैं, राइट, उसमें भी हमारे सेम ही लोग हैं, राइट। तो उस चीज को भी मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो, कमेटी ऑन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। क्या क्या खास बात है यहाँ पे सर? यहाँ पे खास बात यह है कि ये बनाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन। कृष्णा मेनन जी की रिकमेंडेशन पे हमारी कमेटी बनी थी, साल था 1964। यहाँ भी सर मेंबर्स कितने हैं? यहाँ भी मेंबर्स हमारे 22 ही होते हैं, 22 मेंबर ही हमारे यहाँ पे होते हैं। सेम आपके 15 आएंगे फ्रॉम लोकसभा और 7 आएंगे फ्रॉम राज्यसभा। क्वेश्चन आ चुका है ये भी हमारा, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कैसे होगा? सेम तरीके से इनका होता है इलेक्शन। जो चेयरमैन होंगे, जो हमारे चेयरमैन होते हैं, राइट, जो चेयरमैन होते हैं, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि इस कमेटी के जो हमारे चेयरमैन होते हैं उनको करते तो स्पीकर ही है अपॉइंट, स्पीकर साहब ही हमारे अपॉइंट करेंगे। लेकिन 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 वो सिर्फ लोकसभा से होता है। अब आया होगा मजा, यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसका कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में आप क्या है, सरकार ने क्या चीजें की हैं, कौन से रिपोर्ट्स हैं, कौन से अकाउंट्स हैं, उनको एग्जामिन करने का काम होता है, नाम में इसके विजिबल है, राइट। ये बनी थी 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। टोटल होते हैं लोग 22, लोकसभा से भी होंगे इसमें लोग, राज्यसभा से भी होंगे, लेकिन जो चेयरमैन बनेंगे वो केवल बनेंगे फ्रॉम लोकसभा। यानी जो 7 लोग हमारे आते हैं फ्रॉम राज्यसभा, इनमें से कोई कभी इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता है। इस बात को ध्यान रखना, केवल और केवल बनेंगे फ्रॉम लोकसभा। तो यहाँ मैं समराइज कर दूं, चेयरमैन कौन किसका बन सकता है? जो हमारी एस्टिमेट्स कमेटी थी उसका चेयरमैन तो ऑब्वियस सी बात है भाई, केवल लोकसभा से बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें राज्यसभा कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, ओनली फ्रॉम लोकसभा की रूलिंग पार्टी से होता है, राइट। जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, इसमें जो बनता है हमारा चेयरमैन, वो किसी भी हाउस का हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है या राज्यसभा का हो सकता है, मोस्टली वो अपोजिशन का होता है, ठीक। यहाँ पे रूलिंग पार्टी का होता है। तीसरी कमेटी हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ जो मेंबर होते हैं वो दोनों हाउस से होते हैं, लेकिन जो चेयरमैन होगा ओनली फ्रॉम लोकसभा, ठीक। मेंबर जो यहाँ होंगे हमारे ओनली फ्रॉम लोकसभा, यहाँ जो मेंबर होंगे बोथ हाउसेस, यहाँ जो मेंबर होंगे बोथ हाउसेस, ठीक। अभी आई थिंक आपका तीनों क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर समराइज कर दूं, 3 हमारी कमेटी थी, पहली एस्टिमेट्स कमेटी, दूसरी पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको हम फ्रेंड भी बोलते हैं, किसका? सीएजी का। सीएजी आप एक बॉडी आगे पढ़ोगे आके, ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी पीएसी हमारा, और एक हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। एस्टिमेट्स कमेटी बनी 1950 में, पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी 1971 में, और हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनती है 1964 में, ठीक। एस्टिमेट्स कमेटी इकलौती वो कमेटी है तीनों में जिसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है। बाकी दोनों कमेटी में 22 लोग होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा और हमारे 7 फ्रॉम राज्यसभा। तीनों में ही जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट करने का काम लोकसभा स्पीकर का होता है, और एस्टिमेट्स में होता है फ्रॉम रूलिंग पार्टी, केवल राज्यसभा, सॉरी, केवल लोकसभा से हो सकता है वहां पे, क्योंकि राज्यसभा कोई है नहीं वहां पे। पीएससी में क्या है, जो हमारा बनता है चेयरमैन, वो फ्रॉम अपोजिशन होता है, राइट, चाहे वो किसी भी हाउस का हो सकता है। तीसरा हमारा है जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किस पार्टी से होगा, यहाँ पे बस ये है कि चेयरमैन केवल और केवल आएगा सिर्फ लोकसभा से, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर होंगे उन्हीं में से कोई एक चेयरमैन बन सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं बन सकता है। ये है हमारी तीनों कमेटी, जिनके बारे में यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी लिखा है वैसे, ठीक है। फंक्शन वगैरह क्या है, देखो, सीएजी को हेल्प करना, पीएससी का हमारा बजट एग्जामिन करना, ये पब्लिक सेक्टर में पब्लिक अंडरटेकिंग में, राइट, क्या क्या चीजें हुई है उसको चेक करना,
बस खत्म। ये सीएजी के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड इनको हम बोलते हैं। पॉलिसी में इन्वॉल्वमेंट है, बस सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट करने का काम होता है भाई साहब, और कुछ नहीं होता। हाँ जी, तीनों क्लियर? तो लिखा मैंने इसीलिए कि दिमाग में तुम्हारे रहे, ठीक है। शुभम जी स्लाइड भेज दिया जाएगा आपको, डोंट वरी। हाँ, तीनों की एक ही साल पीरियड है, 1 साल है, और तीनों में एक चीज और कॉमन है, क्या है बता जरा। तीनों में एक चीज और कॉमन क्या है कि मिनिस्टर साहब तीनों के मेंबर नहीं हो सकते। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये होता है रोहन जी, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करो। आपस में हाउस में हो जाता है ममता जी, हाउस में ही हो जाता है आपस में मेंबर में। सर ये 22 मेंबर्स नहीं, सेम नहीं होते, अलग अलग दीपा जी। सेम मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों के बिल्कुल अलग हो। तो आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी मतलब हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी 22 हो सकता है। अनुराग भैया ने पढ़ाया खास, बिल हो गया मेजोरिटी से पास। तुम्हारी शायरी वही है जैसे एक हमारे एमपी हैं रामदास अठावले जी। मैं दिखाऊंगा तुमको उनकी दिखाऊंगा, देखो कॉपीराइट तो नहीं आएगा, कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना, आ जाएगा यार, तुम लोग को भरोसा नहीं। मिनिस्टर के इलेक्शन बेसिस मतलब समझा नहीं। मिनिस्टर के इलेक्शन वो तो बस अपॉइंट होते हैं मिनिस्टर या अलका जी। पीएम जिसको चाहते हैं मंत्री बनाना, उसका नाम जाएगा प्रेसिडेंट के पास और शपथ ले लेगा बस। रिवीजन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली रिवीजन तो करना पड़ेगा। नो मिनिस्टर समझ नहीं आया प्रदीप जी, इसका मतलब ये था कि तीनों ही कमेटी में हमारा कोई मिनिस्टर, एट द एंड आप एमपी को बना रहे हो ना मेंबर, मिनिस्टर भी तो एमपी होता है ना, लेकिन कोई भी मिनिस्टर इन तीनों का नहीं बन सकता है मेंबर, ये था। टेस्ट है, रुक जाओ, टेस्ट है। भैया एमपी को इतना प्रिविलेज क्यों दिया गया है, कहीं ना कहीं स्पेशल प्रोविजन उनके अनइक्वल बिफोर लॉ कर रहा है। बट रूल उन्होंने ही बनाया था ना भाई, भाई तो बात है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए सर, पढ़ोगे तुम कभी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो भले, यहाँ का ले लो, यहाँ भी ले लो, चलो। और लेट्स कॉल इट अ डे। बिल्कुल हो सकते हैं आदित्य जी, कोई यहाँ पे वो नहीं है हमारे देश में। अभी आप आगे पढ़ोगे राइट, यूपीएससी चेयरमैन कौन किस पे बनता है, उन सब पोस्ट को छोड़ के शायद ही कोई और पोस्ट है जिस पे बंदा दोबारा रिएलेक्ट ना हो पाए, राइट। तो यूपीएससी में कौन चेयरमैन साहब दोबारा बनेंगे नहीं बनेंगे, इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, रिटायर होने के बाद क्या सर्विस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब आप पढ़ोगे दोस्त आगे। बट उसके बाद मेजोरिटी पोस्ट भारत में ऐसी है जहां पे आप आराम से अपनी सर्विस में रिएलेक्ट हो सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं है। चलो, इज सीएजी रिस्पांसिबल फॉर पब्लिक अकाउंट फंड? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीएजी बस सीएजी का काम क्या है, जैसे मान लो आपने बोला घर पे, ठीक है, कि भाई 50 रुपए मम्मी ने आपको दिए और आप कहाँ कहाँ खर्च किए, तो वो हिसाब है ना, वो हिसाब देने का काम होता है उसका, ऑडिट जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ जी मनीष जी, मॉक्स आ जाएंगे आपके दोनों सेक्शन भी फुल भी। चलो टेस्ट कर, अच्छा हो गया, अभी बचा क्या है इसमें, ये रीड कर लेना प्लीज भाई, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ये रीड कर लेना इफ यू वांट। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये क्या डील करती है, इसके चेयरमैन होते हैं पीएम हमारे, राइट, इसके चेयरमैन कोई और होगा, ये एक बार रीड कर लेना, बाकी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। खत्म फाइनली हमारा पार्लियामेंट चैप्टर और कमिटीज। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे क्या